नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे। ये शेर भूपेश बघेल के ऊपर सही साबित होता नजर आ रहा है। 5 साल मुख्यमंत्री थे, रुतबा था, ओहदा था, लेकिन जिस बेबसी से वो आजकल मीडिया के सामने अपना रोना रोते हैं, उसे देखकर किसी को भी दया आ जाएगी। भूपेश बघेल इतने बेचारे तो कभी नहीं थे। देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं बिलासपुर से, जिन्हें कभी भूपेश बघेल ने आगे बढ़ाया। आज वही देवेंद्र यादव सीधे राहुल गांधी के खास व्यक्ति हो गए हैं और राहुल गांधी उनके लिए सभा लेने आते हैं। पार्टी के प्रभारी सचिन पायलट उस सभा के लिए दिन रात एक कर देते हैं। वहां भूपेश बघेल की कोई पूछ परख नहीं होती। पार्टी मुख्यालय में भी ऐसे ही हालात हैं। उनके खासम खास सुशील आनंद शुक्ला के साथ जो बीत रही है, जिस तरह से उन्हें माफी मांगने को मजबूर किया जा रहा है, उससे कांग्रेस की हालत और ज्यादा पतली होती जा रही है। कभी भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पर्याय हो गए थे, लेकिन राजनांदगांव से चुनाव लड़ने के बाद उनकी जो हालत हो गई है, वो कितने बेचारे से नजर आ रहे हैं, जो मीडिया के सामने परेशान होकर कह रहे हैं हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। भूपेश बघेल के इस दार्शनिक अंदाज को आपको गहराई से समझना चाहिए। आखिर उनकी क्या स्थिति हो गई है। हर परिस्थिति में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, और जहाँ तक कि जो मेहनत जो हमारे कार्यकर्ताओं ने की है, मतदाता तक पहुँचे हैं, और मतदाता इस भीषण गर्मी में और शादी के सीजन होने के बावजूद भी मतदान केंद्र में पहुँचे हैं, तो ये उपलब्धि है कार्यकर्ताओं की मेहनत की। और लोगों की सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में आस्था। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 4 के चुनाव हो चुके हैं। 7 के चुनाव 7 मई को होने हैं। 1 करोड़ 39 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी गौर करने वाली बात यह है कि इन 1 करोड़ 39 लाख मतदाताओं में करीब 34,000 से भी ज़्यादा महिला मतदाता हैं। पुरुषों से महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। शायद यही कारण होगा कि विधानसभा चुनाव के गेम चेंजर महतारी वंदन योजना की लगभग नकल करते हुए कांग्रेस ने महालक्ष्मी न्याय गारंटी योजना लागू करने की बात रखी। 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की। हालांकि वो बता नहीं सके कि पैसा कहां से लाएंगे, जो अमेरिका से भी ज्यादा का बजट होगा। कांग्रेस की इस घोषणा का कितना लाभ होता है, ये तो 4 जून को मतगणना से ही पता चलेगा। लेकिन बात महिलाओं की हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में 2 महिलाओं के बीच जो सीधी फाइट हो रही है कोरबा में, वहां भी हमें गौर करना होगा कि आखिर कांग्रेस और भाजपा किसका पलड़ा भारी है। जहां भूपेश बघेल लगभग ना के बराबर जा रहे हैं। चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत पिछला चुनाव करीब 26,000 वोटों से यहाँ जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे पर दांव आजमाया है। इनकी फाइट पर पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत की निगाह लगी है। राजनीति में रुचि रखने वाले जानना समझना चाहते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, किसका पलड़ा भारी है। इस कोरबा लोकसभा सीट के लिए आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, और साथ ही साथ चर्चा होगी छत्तीसगढ़ की राजनीति के जमीनी हालात की। वैसे कोरबा लोकसभा सीट के बीते 3 चुनाव परिणाम बताते हैं कि यह मुकाबला बेहद कांटे का होता है। यहां बीते 3 चुनाव में मुकाबला 25,000 के आसपास का रहा था। लोकसभा चुनाव में इतनी टक्कर की फाइट कहीं और देखने को नहीं मिलती। 2009 में परिसीमन के बाद कोरबा लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। पहला ही चुनाव डॉक्टर चरणदास महंत ने भारतीय जनता पार्टी की करुणा शुक्ला को करीब 21,000 वोटों से हराया था। इसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी के बंशीलाल महतो ने करीब 4,25,000 वोटों के कांटे के टक्कर से चरणदास महंत से ये सीट छीन ली, और उसके बाद 2019 में चरणदास महंत की पत्नी यानी मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत ने करीब 26,000 वोटों से ये सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिनानंद दुबे को हराकर जीती थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरोज पांडे को मैदान में उतारा है। रोचक बात है कि सरोज पांडे की कर्मभूमि दुर्ग रही है, जहां 2014 में मोदी लहर के बावजूद वो चुनाव हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और 2018 में उन्हें राज्यसभा भेजा। 6 साल राज्यसभा सांसद रहने के बाद 2024 में कोरबा की प्रत्याशी बनी सरोज पांडे। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जब वो राज्यसभा की सांसद थी तो सांसद निधि का काफी पैसा कोरबा में खर्च किया, यानी उन्हें अच्छी
अच्छी तरह से मालूम था कि कोरबा में उन्हें चुनाव लड़ना है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी शायद उन्हें इशारा कर चुका था, इसलिए सरोज पांडे ने काफी समय कोरबा को दिया। अब जब मुकाबला बेहद रोचक हो चुका है, वैसे रोचक रहता भी है, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोरबा का कौन सा इलाका गेम चेंजर साबित होता है। पिछले चुनाव जब ज्योत्सना महंत ने मात्र 26,000 वोटों से जीता था, तो एक इलाके का नाम आता है पाली तानखार। यहाँ से कांग्रेस ने अकेले इसी क्षेत्र से 61,000 की लीड ली थी। यही कारण है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा अपना ध्यान पाली तानखार पर लगा रही है। इसके लिए सरोज पांडे और उसकी टीम और भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है पूरी तरह से लगा हुआ है कि किस तरह से पाली तानखार में कांग्रेस को बढ़त न मिल सके, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कोरबा में जो अच्छी खासी 36,000 की लीड ली थी, उस लीड को आगे बढ़ाना चाहती है। कोरबा की जमीनी हकीकत से नावाकिफ आम लोग जानना समझना चाहते हैं कि जीतेगा कौन, सरोज पांडे या ज्योत्सना महंत। यहाँ दोनों ही नेत्रियों का कैरियर दांव पर लगा है। इसलिए कोरबा के बारे में जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है उस पर यदि गौर किया जाए तो कोरबा के 3 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में मनेनगढ़, बैकुंठपुर, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली तानखार और मरवाई तक फैले कोरबा लोकसभा सीट के तीसरे चरण का 7 मई को जो मतदान होगा, उसमें इस बार भी दोनों ही प्रत्याशी उन्हीं विधानसभा सीटों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि उनके वोट न घटे। भाजपा को जहां भरतपुर, सोनहट, मनेनगढ़, बैकुंठपुर और कोरबा शहर में बढ़त मिलती रही है, वहीं कांग्रेस बीते तीनों चुनाव में मरवाही, पाली तानखार और रामपुर में बढ़त हासिल करती रही है। लेकिन कटघोरा में जरूर नतीजे बदलते रहे हैं। हालांकि भाजपा इस बार कांग्रेस की प्रभाव वाली रामपुर और मरवाई में विधानसभा सीटों पर भी अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में लगी है। रामपुर विधानसभा सीट कोरबा जिले में ही है। यहाँ सबसे ज्यादा मतदाता आदिवासी वर्ग से हैं। इनमें राठिया समाज के आदिवासियों की संख्या लगभग 65% है। पिछले विधानसभा चुनाव में ही यहाँ से कांग्रेस ने राठिया समाज से ही प्रत्याशी बनाया था। इसके कारण वरिष्ठ भाजपा नेता नंदकीराम कंवर को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद भाजपा ने इस वर्ग में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की और इस समाज के कई वरिष्ठ जनों को भाजपा में प्रवेश कराया। रामपुर के कई गांवों में चर्चा करने के बाद भाजपा के इस प्रयास का असर भी अब देखने को मिल रहा है। कोरबा की भौगोलिक स्थिति समझने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि इस लोकसभा सीट का अधिकांश इलाका ग्रामीण है, आदिवासी अंचल वाला है। यही कारण है कि समझदारी दिखाते हुए अनुभवी पॉलिटिशियन की तरह सरोज पांडे ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसकी खासी चर्चा हो रही है। हर ग्राम पंचायत को 25-25 लाख रुपए सांसद बनने पर दिलवाने का वादा किया है, जिसकी खासी चर्चा हो रही है। इसकी काट खोजने में कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस को विश्वास है कि महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का जो वादा किया जा रहा है, भले ही वो योजना सतह पर कहीं नजर नहीं आ रही हो, लेकिन इस पर कांग्रेस ने फोकस किया है। लेकिन सरोज पांडे की घोषणा यह बाजी मारते नजर आ रही है। पलड़ा सरोज पांडे का धीरे धीरे भारी होता गया। सरोज पांडे के पक्ष में अमित शाह ने सभा की तो कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने समा बांधा, लेकिन आम सभा की भीड़ और वोटों की संख्या का सीधा कोई संबंध नहीं होता। ये चुनाव परिणाम बता चुके हैं। पुराना इतिहास गवाह है कि राजनीति में खासकर जो दिखता है वो होता नहीं है। कुल मिलाकर अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उसकी रिपोर्ट धीरे धीरे अब मजबूत होती जा रही है। चुनाव प्रचार की इस आखिरी दिन जब मैं विश्लेषण कर रहा हूं, वह हमारे पास जो एक मजबूत जानकारी आई है और लगभग हमारी जानकारी सटीक होती है कि कोरबा से सरोज पांडे इस बार बाजी मारती नजर आ रही हैं। कांटे के इस मुकाबले में भूपेश बघेल का चेहरा नजर नहीं आया। भूपेश बघेल वैसे तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक कहलाते हैं। उन्होंने जिसे टिकट दिलाई थी दुर्ग के राजेंद्र साहू, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यदि राजेंद्र साहू हार गए तो और भूपेश बघेल के भतीजे यानी विजय बघेल यहां से जीत गए, स्वाभाविक रूप से भूपेश बघेल का और ज्यादा सत्यानाश होगा और ज्यादा राजनीति में उनके लिए बुरा होगा। जिस तरह के भाव वो प्रकट कर रहे, जिस तरह से उनके चेहरे पर निराशा नजर आ रही है, जिस तरह से वो बौखलाहट में बात कर रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं से वो नाराजगी प्रकट करते हैं। उनका कुछ आक्रोश चुनाव प्रचार के दौरान कैमरे में भी कैद हो गया। वैसे ऐसी दुर्लभ तस्वीरें कैमरे में जल्दी कैद नहीं हो पाती। एक मजे हुए पॉलिटिशियन होने के साथ साथ भूपेश बघेल को अच्छी तरह मालूम है मीडिया मैनेजमेंट कैसे करना है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो मीडिया की आवाज जिस ढंग से दबा
आते रहे, जिस तरह से खासकर मुझे भी व्हाट्सएप कॉल करवा कर धमकियां देने की कोशिश की गई, उस दुर्भावना से अलग निष्पक्ष होकर सही तस्वीर जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये है कि छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान करवाने वाला कोई एक व्यक्ति है तो वो है स्वयं भूपेश बघेल, जिनकी वजह से उनके अपने ही करीबी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भूपेश बघेल का ऐसा व्यवहार क्यों बदला, किस तरह से कांग्रेस का उन्होंने वामपंथीकरण करवा दिया, इस बारे में राजनांदगांव से उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के सांसद संतोष पांडे ने एक बार फिर मुझे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, संतोष पांडे का विस्फोटक इंटरव्यू पार्ट 2। आज के इस विश्लेषण के साथ खास बात यह है कि जो व्यक्ति ईश्वर को अपना वकील बनाकर अपनी समस्या सामने रखता है, कभी वो कोई केस नहीं हार सकता। तो देश और समाज के लिए आप भी अपना भरपूर योगदान दें, ईश्वर पर विश्वास रखें, अच्छे लोग राजनीति में प्रमोट करें, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।